अभी मैंने आंसर बताया नहीं बेटा, वेट फॉर इट। आंसर अभी बताऊंगा भी नहीं, आंसर बताऊंगा जब मैं आपको ऑब्जर्वेशन करा दूंगा। वंस द ऑब्जर्वेशन इज कंप्लीट देन विल डिस्कस द आंसर। अभी पहले बच्चे आ जाएं सारे। अभी नहीं आए पूरे। रिकनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है यार। चलिए, सस्पेंस में मत रखो भैया, बता दो। बेटा अभी एक्चुअली तुम्हें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी मैं ऑब्जर्वेशन कराऊंगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में डेफिनेटली आपको ना चीज़ें क्लियर होंगी बहुत सारी, कि कुछ पर्सन को इंडिया में हम रेसिडेंट माने या ना माने वगैरह वगैरह। ठीक है, बट मैं एक बेसिक सा बात बताता हूँ आपको, कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट में ना तीनों चीज आ जाएंगे बेटा। तो तीनों में से तीनों कर रहा है तो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तीनों में से एक कर रहा है तो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तीनों में से दो कर रहा है तो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, तीनों कर रहा है इकोनॉमिक। तो प्लीज, तीनों करना जरूरी है, इट इज नॉट मैंडेटरी। कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ना मिस्टर एक्स, बेटा सीधी सी बात है ना, इंडिया में 1 साल रहेगा, वो बिना खाए पिए रहेगा क्या? इंडिया में आएगा तो खाना पीना तो लेगा, लिवलीहुड के लिए कुछ तो लेगा, कुछ तो परचेस करेगा, राशन पानी, कंजम्पशन तो कर ही रहा है वो। तो सर 1 साल रह रहा है तो कंजम्पशन कर रहा है तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो हो गया ना। तो मिस्टर एक्स 1 साल रह रहा है, ऑर्डिनरी कंडीशन वाली सेटिस्फाई हो गई। सर वो कंजम्पशन इंडिया में कर रहा है, राइट? आप कंफ्यूज पता कहाँ हुए? मैंने लिखवा दिया स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सॉरी कंजम्पशन फॉर लिवलीहुड। ठीक है, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है ना, कंजम्पशन हम अपने जीने के लिए तो करते हैं। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, मिस्टर एक्स अकॉर्डिंग टू राइट नाउ, अभी तक बेटा अगर मैं बात करूं तो मिस्टर एक्स इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको इंडिया का रेसिडेंट हम मानेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बेटा, 1 साल से ज्यादा भी रह रहा है और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है। ऑब्वियस सी बात है ना, कंजम्पशन कर तो रहा है बेटा। ठीक है, तो या इन्वेस्टमेंट कर लो, या आप प्रोडक्शन कर लो, या आप दैट इज कंजम्पशन कर लो, राइट? दीज ऑल आर कंसिडर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझे? बेसिक पॉइंट पे बेटा यही आंसर है। इरशाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग मत कर, काट उसको फटाफट। ठीक है जी, समझ में आया बेटा यहाँ तक? बेटा कोई भी बच्चा मेरे से पूछे बगैर अगर रिकॉर्डिंग करता है या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको अलाउ नहीं करूंगा क्लास में, पहले बता रहा हूँ। परमिशन के बिना कोई भी रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं करेगा। जो भी लेक्चर छूटता है मैं खुद ही आपको रिकॉर्ड करके दे देता हूँ। तो मेरी परमिशन के बिना कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग या किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग को नहीं करेगा, विच इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। तभी तो कह रहा हूँ मत करो। इरशाद, नेक्स्ट टाइम से ना देखूं बेटा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ पर सब कुछ दिख जाता है मेरे को। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आई होप सो आपको आंसर समझ में आया हो, क्लियर हो गया ना सबका? बोल दो भाई एक बार फटाफट से, फिर आगे बढ़े हम। ठीक है, देखो अब आते हैं बेटा ऑब्जर्वेशन में। पहला पॉइंट ऑब्जर्वेशन का आपको समझाता हूं। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। तो पहले लिख लो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, हेडिंग लिखो वहां पर जो क्लास रेफर पॉइंट, पेज नंबर 3 में जो लिखवाया था ना, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर अंडरलाइंड सिग्निफिकेंट। ठीक है, आ जाओ वहां पर, आ जाओ फटाफट से। तो वहां पर फर्स्ट पॉइंट लिखिए, उस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल ध्यान से बेटा। तो फटाफट पहला पॉइंट लिखिए आप, नॉर्मल रेसिडेंट। बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अवेलेबल होगा नोट्स में ये, ठीक है? लिखो नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड, नॉर्मल रेसिडेंट इंक्लूड, इंक्लूड बोथ, इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल,
include both individuals as well as institution. Individual as well as institution. एक बार रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। बच्चे यार कनेक्ट नहीं हुए। इंस्टीट्यूशन लिखा, कौन कनेक्ट नहीं हुआ ना लाइक। 5 बच्चे कनेक्ट नहीं हो पाए अभी तक। लिखा जी, इंक्लूड बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपके सामने एक एग्जांपल फ्लोट करता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। सर जो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट होते हैं बेटा, वो 2 पर्सन को इंक्लूड करता है। एक तो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ब्रैकेट में ना आप नेचुरल पर्सन लिख लीजिए। इंडिविजुअल के ब्रैकेट में साइड में कहीं पर भी बेटा आप क्या करिए, नेचुरल पर्सन लिख लीजिए। और दूसरा लिखिए इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशनल व्हाटएवर। और इनके ब्रैकेट में लिख लीजिए आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, आपने क्या करना है, देखो वहां पर आपने क्या लिखा है बेटा, इंडिविजुअल और आपका इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल में ब्रैकेट में कहीं पर भी, ठीक है, या ऊपर नीचे जहां भी जगह हो बेटा वहां लिख लीजिए नेचुरल पर्सन बेसिकली। और जो इंस्टीट्यूशन है बेटा, या इंस्टीट्यूशन जो लिखा आपने उसके ब्रैकेट में आर्टिफिशियल पर्सन आप लिख लीजिए। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन लिख लीजिए। ठीक है, सुनिएगा, इंडिविजुअल कौन होते हैं, नेचुरल पर्सन बेटा हम जैसे लोग। एक बात बताओ, मैं इंडिया में रहा या मैं इंडिया से बाहर चला गया, आई एम इंडिविजुअल पर्सन। मेरा जो स्टेटस है रेसिडेंस का वो चेंज होता रहेगा। मान लो मैं आज इंडिया में हूँ तो मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, क्योंकि मैंने इंडिया में सारे चीजें कंसिडर कर रखी हैं, चाहे वो 1 साल से ज्यादा हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, वो मेरे इंडिया में सेटिस्फाइड है। राइट, मान लीजिए मैं इंडिया से बाहर चला गया, मैं विदेश मूव कर गया बेटा, तो जब मैं विदेश जाऊंगा, राइट, आउटसाइड इंडिया जाऊंगा, तो वहां पर मान लो मैंने 1 साल से ज्यादा रहा या मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं हो गया, तो मेरा स्टेटस एज इंडिया के लिए बेटा क्या रेसिडेंट रहा, नहीं रहा सर, चेंज हो गया। तो मैं इंडिविजुअल पर्सन हूं, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन के केस में नॉर्मल रेसिडेंट की कंडीशन अप्लाई होती है। यानी कि सर ये जो इंडिविजुअल है उनका नॉर्मल रेसिडेंट का स्टेटस निकलता है। ठीक है, जो इंडिविजुअल है बेटा उनका नॉर्मल रेसिडेंट का डेफिनेशन निकलती है। यानी कि सर सीधी बात है, कोई भी पर्सन इंडिया आएगा या इंडिया से बाहर जाएगा, इंडिविजुअल हम जैसे लोग नेचुरल पर्सन, उनकी डेफिनेशन के थ्रू डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे और वो नॉर्मल रेसिडेंट किसी भी देश के बन सकते हैं। ये तो आपको वैसे भी क्लियर होगा बेटा इंडिविजुअल पर्सन के रिगार्डिंग। ना माय क्वेश्चन इज दैट सर एक कंपनी है, कौन है बेटा, एक कंपनी। जैसा मान लीजिए अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस लिमिटेड, क्या रिलायंस लिमिटेड एक कंपनी है बेटा, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल बोल सकते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। 11th क्लास में बिजनेस में पढ़ा होगा बेटा आपने, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। 1 मिनट बेटा अभी करता हूं। ठीक है, विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो आर्टिफिशियल पर्सन जिसको बेसिकली लॉ क्रिएट करता है, क्या सर उसका भी नॉर्मल रेसिडेंट निकाल सकते हैं हम, क्या वो भी नॉर्मल रेसिडेंट हो सकती है या नहीं? हाँ, अगर होगी तो क्या उसके लिए भी 1 साल या उससे ज्यादा की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी? सुनना, डेफिनेशन क्या कहता है, ऑब्जर्वेशन क्या कहता है कि इंडिविजुअल पर्सन यानी कि हम जैसे नेचुरल लोग नॉर्मल रेसिडेंट हो सकते हैं। ठीक है, क्या इंस्टीट्यूशन जो कंपनी है, फर्म है या कोई भी बिजनेस एंटिटी है, क्या उसका भी नॉर्मल रेसिडेंट निकाला जा सकता है या नहीं? ठीक है, तो इंडिविजुअल का तो कंफर्म है सर, इंडिविजुअल पर्सन का नॉर्मल रेसिडेंट होता है। उनके लिए कंडीशन दे रखी है बेटा, कोई भी पर्सन इंडिया में 1 साल या उससे ज्यादा रहे तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का इंडिया में ही हो। अब क्वेश्चन आता है सर कंपनी, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है या नहीं? तो यस, कहते हैं सर जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन का भी निकाल सकते हैं और नेचुरल पर्सन का तो निकालते हैं।
ठीक है। तो नेचुरल पर्सन यानी कि इंडिविजुअल का भी नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में आते हैं, और जो आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, इंस्टीट्यूशन है, वो भी बेटा क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन में आते हैं। यानी कि सर एक कंपनी का भी रेसिडेंशियल स्टेटस निकलता है। द क्वेश्चन इज दैट सर ये कैसे पता करें कि कंपनी 1 साल से ज्यादा इंडिया में रह रही है नहीं रह रही है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है या नहीं है, क्या ये कंडीशन वहां पर हम सेटिस्फाई करेंगे या उसके लिए कुछ और कंडीशन हमें देखनी पड़ेंगी। समझ आया? इसके कंडीशन बताऊंगा अभी। यहां तक बताओ, मुझे क्लियर हुआ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन का? बोलो भैया। हम्म। रिपीट करता हूँ। देखो ध्यान से सुनना बेटा, इंस्टीट्यूशन का बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपको समझना नहीं है, सुनो बिल्कुल कंसंट्रेट सुनो। सर डेफिनेशन क्या कह रही है, क्या नॉर्मल रेसिडेंट सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन होंगे? ध्यान से सुनना। नॉर्मल रेसिडेंट क्या सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन होंगे, या इंस्टीट्यूशन जो आर्टिफिशियल पर्सन है उनको भी हम नॉर्मल रेसिडेंट के डेफिनेशन में लेकर आएंगे, ये कहता है। तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो कह रही है भैया इंडिविजुअल पर्सन भी नॉर्मल रेसिडेंट हो सकते हैं, और जो इंस्टीट्यूशन है, कंपनियां हैं, वो भी दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट हो सकती है। बस इतना कह रहा है। ठीक है, यानी कि सर इंडिविजुअल पर्सन जो नेचुरल पर्सन है वो, और वो पर्सन जो लॉ से क्रिएट हुए हैं यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन, दोनों के दोनों नॉर्मल रेसिडेंट के डेफिनेशन में आएंगे। इतनी सी बात है बेटा। और इंडिविजुअल के लिए तो हमने पढ़ लिया, 1 साल या उससे ज्यादा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बट क्वेश्चन आता है सर आर्टिफिशियल पर्सन के लिए क्या, आर्टिफिशियल पर्सन कैसे रेसिडेंट माना जाएगा, वो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहले मुझे बताओ ये समझ में आया कि पढ़ने वाले क्या है जी? हर्ष? हाँ जी। ठीक है, तो ये 10 छोटा सा पॉइंट था बेटा हमारा। एक्चुअली देखो उतना टफेस्ट नहीं है, बट हाँ क्या होता है ना, जब हम पहली बार कोई नया कौन सा पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग के तोते से उड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो, इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशन दोनों का नॉर्मल रेसिडेंट का स्टेटस निकाला जाता है। इंडिविजुअल का पढ़ चुके हैं, नॉर्मल रेसिडेंट कैसे निकाला जाता है। इंस्टीट्यूशन का सुनो, हालांकि आपके सिलेबस में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है कि इंस्टीट्यूशन का किस तरीके से हम नॉर्मल रेसिडेंट की डेफिनेशन निकालेंगे। तो इन कॉमन पार्लियंस आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि सर अगर किसी कंपनी का कंट्रोल, ध्यान से सुनना बेटा, अगर किसी कंपनी का कंट्रोल इंडिया कर रहा है, या पूरा या आधा, बिल्कुल ध्यान सुनना, अगर किसी भी कंपनी का कंट्रोल इंडिया कर रहा है, वैसे तो बेटा कंपनी केस में अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो काफी डिटेल है, पोएम समथिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो कहता है होली कंट्रोल बाय इंडिया। ठीक है, तो उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट मानेंगे। तो इन बेसिकली मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ। अगर उसका कंट्रोल इंडिया में है, ध्यान से सुनना, अगर उसका कंट्रोल इंडिया में है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा, अगर उसका कंट्रोल इंडिया में नहीं है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। अगर इंडिया उसको कंट्रोल कर रहा है, फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड है बेटा, क्या रिलायंस लिमिटेड इंडिया से कंट्रोल हो रही है? हाँ सर, जो मुकेश अंबानी जी हैं, मुकेश अंबानी इंडिया के रेसिडेंट हैं, और वो उस कंपनी को क्या कर रहे हैं बेटा, कंट्रोल कर रहे हैं। वो इंडिया में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में ही बनी है, तो डेफिनेटली बात है उसका पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया में है, तो द कंपनी बिकम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द डेफिनेशन। समझ आया? हाँ जी। तो नीचे एक छोटा सा नोट पॉइंट लिख लीजिए अगर समझ में आ गया हो तो। बोलूं? इसके बाद एक और पॉइंट कराऊंगा, फिर क्लास ऑफ कर देंगे बेटा। बताओ फटाफट बताओ। चलो नोट पॉइंट लिखो। इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन, इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन, ब्रैकेट में लिखना आर्टिफिशियल पर्सन, ब्रैकेट में लिखना आर्टिफिशियल पर्सन, कॉमा, फॉर द डिटरमाइनिंग, फॉर द डिटरमाइनिंग, फॉर द डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस
रेसिडेंशियल स्टेटस we consider the control of that institution. We consider the control of that institution. Control of that institution. Full stop. Full stop. दो एरो निकालो बेटा, इसके बाद दो एरो निकालो, थोड़ा बड़े बड़े निकालना। बोलू ना, दो एरो निकालिए। पहले एरो में लिखना बेटा, इफ कंट्रोल इन इंडिया, अरे यार डिस्कनेक्ट करना लायक होगा। इफ कंट्रोल इन इंडिया देन कंसिडर रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले एरो में लिखना, इफ कंट्रोल इन इंडिया देन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और दूसरे में लिखना, इफ नॉट कंट्रोल इन इंडिया, इफ नॉट कंट्रोल्ड इन इंडिया देन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, लिखा बच्चों? यहां तक किसी को दिक्कत? आगे नहीं पढ़ाऊंगा बेटा आज।